शुरुआत में तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, बीच में चैलेंजिंग होता है। यही आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम होता है। एक ही टाइम में दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर नहीं चल सकती। ये बात हमारे दिमाग के लिए भी सच है। हम एक ही टाइम में दो चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। इस ग्राफ को 48 छोटे स्क्वायर में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर स्क्वायर 1 घंटे को रिप्रेजेंट करता है। एक बार यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू हो रहा था, जिसमें रिपोर्टर ने उनसे स्टडी करने के बारे में पूछा, तो उनमें से सफीन हसन ने बताया वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार जब उसे डेडलाइन को पूरा करने का स्वाद मिल जाएगा तो वो फुल कॉन्फिडेंस से अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। जबकि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स उन चीजों को ना कहने की आदत बना लेते हैं जो लंबे टाइम में उनके पढ़ने के फोकस और कमिटमेंट को कम कर सकते हैं। एग्जाम से एक रात पहले अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं। ये डीप विजुअलाइजेशन अगले दिन एग्जाम हॉल के अंदर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन है जिसे हम दुनिया को चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं, टीचर्स को ब्लेम करते हैं या फिर अपनी सिचुएशन को। लेकिन सच ये है कि इसी सिस्टम को यूज करके सर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हुए हैं और ना जाने कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने दुनिया भर में इंडिया का नाम ऊंचा किया है। बस जरूरी ये जानना है कि जब हम स्टूडेंट फेज में हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकें। इसी में आपकी हेल्प करने वाली है आज की ये बुक समरी, जिसका नाम है इंग्रेडिएंट, अ बुक फॉर एवरी इंडियन स्टूडेंट, जिसे सुमित साहा ने लिखा है। इस बुक से आप जानेंगे कि सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने का सही तरीका क्या है, डिस्ट्रैक्शन को कम कैसे करना है, फोकस को कैसे बढ़ाना है, अपनी प्रायोरिटी सेट कैसे करनी है, ब्रेक लेना क्यों जरूरी है, एग्जाम से एक दिन पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और भी बहुत सारी डिटेल इसमें आप जानेंगे, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई करके अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखना। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ब्लेसिंग है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और उसके कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डिस्ट्रैक्शन, गुड या बैड? सबसे पहले मोबाइल फोन के डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इसमें 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, टाइम नोट करें। जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं वहाँ घड़ी में टाइम देखें। अब अगले 10 मिनट तक बुक को बिना पढ़े नजर मारें। हर चैप्टर में पेजेस के नंबर्स गिनें और पेजेस को रैंडमली पलटे। स्टेज 2, अब अगले 10 मिनट तक बुक को लगातार पढ़ते रहें। कोई भी चैप्टर चुनें और उसे पढ़ें। अपना ध्यान पूरी तरह से इन पेजों पर फोकस करें। स्टेज 3, अब पढ़ते टाइम जानबूझकर अपने फोन पर इस टाइम आने वाली नोटिफिकेशन पर ध्यान दें। एक बार जब आप सभी नोटिफिकेशन को चेक कर लें तो बुक पर वापस लौटें। बुक पर वापस आकर अपनी फीलिंग्स को महसूस करें। आपको कैसा लग रहा है? आप भटका हुआ महसूस कर रहे होंगे और अब तुरंत पहले की तरह फोकस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही आजकल ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। पढ़ाई के दौरान उनका ध्यान एक जगह पर फोकस नहीं रहता। मैं जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो कुछ ऐसा है जो आपके पेरेंट्स आपको हर दिन बताते हैं, लेकिन पहले के तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद जरा ईमानदारी से खुद को टेस्ट करने की कोशिश करें। इसके रिजल्ट को किसी के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने इमोशंस को महसूस करें। इमोशंस की कोई लैंग्वेज नहीं होती, आपको बस अपनी फीलिंग्स को महसूस करना है। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि अपनी बुक्स के साथ ज्यादा टाइम बिताने के बावजूद अच्छे मार्क्स ना पाने के कारण अब आपके सामने क्लियर हो गया है। इसका कारण आपकी माइंड की स्क्रीन पर बुक की बजाय दूसरी चीजों की पिक्चर लगातार बनना है। इस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए पढ़ते टाइम फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें। ये आदत एक दिन में नहीं बनेगी, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से बन जाएगी। जब आपके पास फोन की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी तो दिमाग को बिजी रहने के लिए कुछ और चाहिए। ऐसे में ये बुक पर अच्छी तरह से फोकस कर सकेगा। इससे आप जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। दूसरा डिस्ट्रैक्शन फाइनेंशियल हो सकता है। आपके फादर हर रात ड्रिंक करके आते हैं और घर आकर हंगामा करते हैं। जब तक वो घर पर नहीं आते हैं आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो घर में एंटर करते हैं तो अक्सर चिल्लाहट और फैमिली वायलेंस होने लगता है, जिस वजह से आप फोकस के साथ नहीं पढ़ पाते। तो इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए अपने फादर के शराब पीने की आदत की वजह ढूंढें। कई बार फैमिली के फाइनेंशियल इश्यू शराबी बनने की वजह बन जाते हैं। अगर फाइनेंसिस वजह है तो अगली सुबह का इंतजार करें। थोड़ा जिम्मेदार इंसान की तरह मीठी आवाज में पूरी मैच्योरिटी के साथ अपने फादर से एक दोस्त की तरह बात करें और कहें, पापा मुझे एक पौधा समझो और मुझे सही टाइम पर पानी और खाद दो। टाइम आने पर यह पौधा आपको फल और छाया देगा। मुस्कुराते हुए कहें, लेकिन पापा ये सब तभी होगा जब हम रोजाना छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारे घर का माहौल मुझे हर दिन एक कदम आगे बढ़ने की बजाय 2 कदम पीछे ले आता है। बस इतना कहकर निकल जाएं, इससे ज्यादा कुछ ना कहें और मैजिक देखें। अगर चिल्लाने की वजह आपके फादर की जॉब का छूट जाना है तो अपने फादर से कहें, पापा हमारी कंडीशन एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन आप देखेंगे कि हमारा टाइम आएगा
और पापा बाज को भी नहीं पता होता कि रोज सुबह जब वो अपना घोंसला छोड़ता है तो उसे खाना मिलेगा या नहीं, लेकिन शाम तक वो पेट भरकर अपने घोंसले में लौट आता है। आप मुझ पर भरोसा करो और मुझे पढ़ने के लिए अच्छा माहौल दो, तो जल्दी हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है। बस इतना कहें और निकल जाएं। इससे ज्यादा कुछ ना कहें और मैजिक को देखें। अब आपको स्टडी के स्टेजेस को समझना है और उन्हें फॉलो करना है। एक बार की बात है, 28 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे 5 दोस्त ट्रेन में चढ़े। वो न्यू ईयर पार्टी करने के लिए गोवा जा रहे थे और अपने होम टाउन के रेलवे स्टेशन से गोवा तक 48 घंटे की जर्नी पर निकले थे। आइए उनकी इंटरेस्टिंग जर्नी के जरिए इसे अच्छी तरह से समझते हैं। जर्नी 28 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई। ट्रेन में चढ़ते ही सब कुछ इतना फ्रेश लग रहा था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये पहली बार था जब वो सब दोस्त एक साथ एक लंबी जर्नी पर जा रहे थे, खास करके नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए। उनके एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई था। उनकी आंखों में हजारों प्लान्स थे कि मौज मस्ती करेंगे, डांस करेंगे और भी कई चीजें। अब तक उन्होंने सिर्फ सुना था कि दोस्तों के साथ लंबी ट्रेन जर्नी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत अमेजिंग होता है, लेकिन इस बार वो इसे दोस्तों के साथ पर्सनली एक्सपीरियंस करने जा रहे थे। आखिरकार ट्रेन दोपहर 2:45 पर रवाना हुई। पहले 2 घंटे उन्होंने खूब मजे किए, शोर मचाया, गाने गाए और एक दूसरे का मजाक बनाकर खूब हंसी मजाक की। आखिरकार जब उनका एक्साइटमेंट कम हुआ तो पांचों अपनी अपनी सीट पर चले गए और सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ट्रैवल करते टाइम नींद आसानी से नहीं आती। 1 घंटे बाद वो अपनी अपनी सीट पर बैठकर चुपचाप खिड़कियों के बाहर देखने लगे। ट्रेन पूरी स्पीड पकड़ चुकी थी और पांचों दोस्त चुपचाप ट्रेन के बाहर के नजारों को देखने लगे। बाद में शाम 7 बजे उन्होंने नाश्ता किया और फिर से सोने चले गए। उनका दिन कुछ इस तरह बीता। दोपहर 2:45 पर ट्रेन रवाना हुई और उन्होंने 5 बजे तक खूब मजे किए। शाम 5 बजे सब सोने चले गए। शाम 6 बजे खिड़की से झांकने लगे। शाम 7 बजे कुछ नाश्ता किया और सबने एक दूसरे से बात की। रात 8 बजे फिर सो गए। रात 9 बजे रात का खाना खाया और रात 10 बजे सब सोने चले गए। जब आप किसी बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो ये ट्रेन जर्नी की तरह फील होता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत मजेदार लगता है और मन अपने आप से इसमें शामिल हो जाता है। आपको कॉन्शियसली उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही 40% जर्नी बीत जाती है, माइंड गेम शुरू हो जाता है। अब सफर बोरिंग लगने लगता है और मन में जो 24 घंटे पहले इतना एक्साइटेड था, एक तरह की रिफ्यूसिव फोर्स यानी कि चीजों को दूर धकेलने का फोर्स जनरेट होने लगता है। अब अचानक से वही जर्नी बोरिंग महसूस होने लगती है। आप चाहते हैं कि बस जल्दी से डेस्टिनेशन आ जाए। बिल्कुल यही कंडीशन उन 5 दोस्तों की थी। दूसरा दिन भी किसी बोझ से कम नहीं लग रहा था। वही नजारे जो कल ट्रेन से सुंदर और मजेदार लग रहे थे, अब एक ही मूवी को फिर से देखने की तरफ बोरिंग लग रहे थे। जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो इन 5 दोस्तों का मन कर रहा था कि वो इमरजेंसी ब्रेक को खींचकर इस बोरिंग जर्नी से बचने के लिए जहां भी ट्रेन रुके कूद जाएं। अब मोबाइल फोन, गेम और फिल्में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी। किसी तरह तीसरे दिन सुबह 11 बजे एक दोस्त ने बताया कि ट्रेन अपने डिसाइडेड टाइम से थोड़ा पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है। वो दोपहर 2:45 की बजाय 1:45 तक गोवा स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये खबर इन 5 दोस्तों के कानों में ऐसी पड़ी जैसे एक्साइटमेंट का सैलाब सीधे उनके खून में उतर गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक उन्होंने एक बार फिर नए एक्साइटमेंट के साथ सफर को एंजॉय किया। अब उनके अंदर फिर से एक नया एक्साइटमेंट जग गया था, जो था अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक्साइटमेंट। किसी बुक के साथ भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, बीच में चैलेंजिंग होता है। यही आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम होता है। इस टाइम वो सब कुछ करें जो सिचुएशन की डिमांड है। हो सकता है कई बार चीजें आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन डटे रहें और अपनी स्टडी करते रहें। आप पाएंगे कि एक टाइम के बाद आपके लिए वो चैलेंजेस बहुत नॉर्मल बन जाएंगे और आप उन्हें आसानी से हैंडल करते हुए अपनी मंजिल को पा लेंगे। अब एक ही टाइम पर 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बारे में बात करते हैं। जरा एक रेलवे ट्रैक को इमेजिन कीजिए। एक ही टाइम में 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर नहीं चल सकती। ये बात हमारे दिमाग के लिए भी सच है। हम एक ही टाइम में 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते, इसलिए एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में सोचने की कोशिश ना करें। इस इमेज को देखिए। आइए 2 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए और बी के एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं। स्टूडेंट बी 5 कदम आगे है, फिर 5 कदम बाएं, फिर 5 कदम आगे, फिर 5 कदम दाएं, यानी कि वो टोटल 20 कदम चलता है। स्टूडेंट ए छोटे छोटे कदम उठाना पसंद करता है और एक ही डायरेक्शन में 2 + 2 + 2 + 2 10 बार 20 कदम चलता है। अब क्योंकि स्टूडेंट ए लगातार एक ही डायरेक्शन में गया, इसलिए उसे आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होने लगा कि कहाँ जाना है। अगर कोई स्टूडेंट लगातार एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो वो बेशक अच्छे रिजल्ट हासिल करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिमाग उसी तरह से काम करने लगता है। एक साथ 5 टॉपिक के बारे में सोचने की बजाय एक टाइम में किसी एक पर फोकस करना और उस पर अच्छी तरह से टाइम देना बेहतर है। इससे उस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी होने लगती है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट ए ने अपनी सारी एनर्जी को एक डायरेक्शन में लगा दिया, जिससे अच्छी ग्रोथ मिली, जबकि स्टूडेंट बी जो डायरेक्शन को बदलता रहा, इतने बड़े कदम उठाने के बावजूद कोई खास ग्रोथ नहीं कर पाया। इसलिए स्टूडेंट ए की तरह एक ही डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ते रहें और इसी के साथ स्टूडेंट ए की तरह स्टडी रूटीन बनाएं।
स्टूडेंट के दो टाइप के डेली रूटीन कुछ इस तरह से होते हैं। टाइप 1, पहला यानी कि स्टूडेंट बी, जिसके खराब या एवरेज मार्क्स आते हैं, उसका रूटीन मेनली स्कूल के आसपास रहता है। ऐसे स्टूडेंट्स का दिन स्कूल या कॉलेज जाने से शुरू होता है, उसके बाद घर वापस आना और फिर स्कूल कॉलेज के काम को करने में बिजी हो जाना और उसके बाद टाइम पास करना। टाइप 2 यानी कि स्टूडेंट है जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो अपना रूटीन खुद बनाते हैं और इनका रूटीन इनकी सेल्फ स्टडी पर बेस्ड होता है। वो अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। हर दिन ऐसे स्टूडेंट स्कूल के सभी काम के साथ साथ अपनी पसंद के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे का टाइम देते हैं। इस तरह उनका टॉपिक चुना उनकी चॉइस होती है। ये डिसीजन किसी बाहरी सोर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होते, इसलिए वो अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते हैं और अच्छी तरह समझने के लिए फोकस से पढ़ते हैं, जिससे अल्टीमेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। अगर आप पहले 2 से 3 दिन किसी स्पेसिफिक टॉपिक जैसे मैथ्स को एक फिक्स टाइम पर पढ़ने बैठते हैं, तो आप देखेंगे कि दिमाग अगले दिन उस टाइम उसी टॉपिक के बारे में खुद से याद दिलाने लगेगा। जब आप उस जगह पर पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ आपकी मेमोरी में वापस आने लगेगा। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अपने पसंद के टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए इसी टेक्निक को यूज करके एक फिक्स टाइम अलॉट करते हैं। ये इफेक्टिव स्टडी करने का एक और तरीका है। इसमें आपको स्टडी के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ये बस अपने आप शुरू हो जाती है। उस पल में दिमाग पहले से ही स्टडी के लिए तैयार होता है। आप तब ज्यादा खुश और एनर्जेटिक रह सकते हैं जब किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसे आपने खुद अपने लिए चुना है। किसी भारी सोर्स के ऑर्डर को फॉलो करने से बोरियत होती है और हम भारी सोर्स के दिए गए ऑर्डर से दूर जाना चाहते हैं। इसलिए अपने फेवरेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना पढ़ने का रूटीन खुद से बनाएं। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बड़े गोल जैसे फाइनल में 80 या 90 प्लस स्कोर करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसके लिए कई बार कम इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करना भी होता है। वो जानते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा मार्क्स चाहिए तो उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी और ऐसे में डेली टेस्ट वाली कुछ चीजें इग्नोर भी करनी पड़ सकती हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो अपने सेट किए गए गोल के हिसाब से एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसलिए वो एक ही टाइम पर 2 चीजों पर ध्यान देने की बजाय एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा दिलाए। जरा इस पर गौर कीजिए। अगर 2 पेंटर्स को इन 48 बॉक्सेस को पेंट करने का काम सौंपा जाता है तो समझदार पेंटर धीमी स्पीड से शुरू करेगा, जैसे 1, 2, 3 और इसी तरह 47, 48 तक एक बार में एक ही पैटर्न पर काम करेगा। उसके पैटर्न को समझकर अच्छी तरह करेगा और फिर अगले पैटर्न पर जाएगा। एक बार जब आपका दिमाग एक पैटर्न को समझ लेगा तो काम करने की स्पीड और क्वालिटी अपने आप से अच्छी होने लगती है और ज्यादा पूछताछ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टाइम के साथ ऐसा लगने लगेगा कि ये पैटर्न उसके दिमाग में घर कर गया है। उसका दिमाग इसके अकॉर्डिंग ढल जाता है और वो कंफर्टेबल होकर तेजी से काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लगातार डिजाइन बदलकर अपना ध्यान भटकाने से बचता है और पूरी तरह से एक सेट के डिजाइन पर फोकस करता है। दूसरी तरफ एक बेवकूफ पेंटर बार बार डिजाइन में बदलाव की वजह से टिके रहने के लिए स्ट्रगल करता है। वो पहले एक डिजाइन को पूरा करने की बजाय 1 के बाद सीधे 1 से 9 और फिर 17 पर पहुंच जाता है। लेकिन यही कंडीशन एक फेलियर या एवरेज स्टूडेंट की होती है। जब तक स्टूडेंट का दिमाग एक चैप्टर पर सेट होता है वैसे ही वो तेजी से टॉपिक को ही बदल लेता है, जिससे वो किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता। ये स्क्वायर एग्जाम से पहले आपकी स्टडी के लिए बचे घंटों के टोटल नंबर्स को शो करता है। मान लीजिए कि आपके पास सोने, खाने, नहाने और आराम करने जैसी डेली एक्टिविटीज को छोड़कर 48 स्टडी आवर अवेलेबल हैं। इस ग्राफ को 48 छोटे स्क्वायर में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर स्क्वायर 1 घंटे को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप 8 घंटे सिर्फ किसी एक टॉपिक को पढ़ें, उसे अच्छी तरह से समझें और फिर आगे बढ़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ध्यान अब पूरी तरह से एक टॉपिक पर फोकस रहेगा और आपका दिमाग पूरी तरह से इसके अलग अलग चैप्टर्स में डूबा होगा, जिससे इसके लिए जो इंटरेस्ट की कमी थी वो कम होने लगेगी। दिमाग अब इस बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए एक्साइटेड होने लगता है। 8वें घंटे के एंड तक दिमाग इसमें रम जाता है, आपको मजा आने लगेगा और आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह आप टॉपिक और चैप्टर की पूरी गहराई को समझते हुए एक के बाद एक टॉपिक को पूरा कर सकेंगे। तो चलिए अब डेडलाइन के बारे में बात करते हैं। एक बार यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू हो रहा था, जिसमें रिपोर्टर ने उनसे स्टडी करने के बारे में पूछा तो उनमें से सफीन हसन ने बताया कि सक्सेसफुल स्टूडेंट एक पेपर और पेन लेते हैं और चैप्टर की इंपॉर्टेंस, उसकी टोटल लेंथ और पेजेस को मेजर करते हैं। फिर वो इसे अपनी पढ़ाई की कैपेसिटी, पढ़ने की स्पीड और अपनी समझने की स्पीड से मिलाते हैं। इस रियलिटी को चेक करने के बाद वो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाते हैं कि एक चैप्टर को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। फिर इसके हिसाब से हर चैप्टर के लिए डेडलाइन डिसाइड करते हैं। उनमें से लगभग सभी टॉपर्स ने ये 3 बातें कॉमन बताई। टारगेटलेस और डायरेक्शनलेस स्टूडेंट कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आप एक ही टाइम में 5 डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो कहीं भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक टाइम में एक ही डायरेक्शन चुनें। ये हो सकता है कि आप अपनी डेडलाइन को टाइम पर पूरा नहीं कर पाएं, लेकिन अगर कोई डेडलाइन ही नहीं होगी तो कोई किक भी कैसे मिलेगी। इसलिए आगे बढ़ने में किक मिलने के लिए डेडलाइन जरूर बनाएं। उन्होंने बताया कि सक्सेसफुल स्टूडेंट हमेशा डेडलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं और कमिटमेंट के साथ उन्हें पूरा करते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार जब उसे डेडलाइन को पूरा करने का स्वाद मिल जाएगा तो वो फुल कॉन्फिडेंस से अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। लगातार डेडलाइन को मीट करने के बाद ये उनकी लगभग एक आदत का पार्ट बन जाती है।
वैसे तो दूसरे स्टूडेंट की तरह उन्हें भी अपनी डेली लाइफ में कई डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हर कंडीशन में अपनी डेडलाइन को मीट करने की कोशिश करते हैं। अगर घर में कोई शादी, पार्टी, फंक्शन है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आपके बिना वो चीजें हैंडल की जा सकती हैं, फिर भी अगर आप अपनी डेडलाइन को पूरा किए बिना उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी सारी प्लानिंग खराब हो सकती है। वहीं अगर आप अपने ट्रैक पर बने रहते हैं तो भले ही आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार की नजरों में थोड़े खराब दिखें और अगले कुछ दिनों तक इस बात पर बहस होती रहे कि आप डे बाय डे उन्हें कैसे इग्नोर करते जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जब आप अचीवमेंट हासिल करेंगे तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स को आप पर सबसे ज्यादा प्राउड होगा और बाकी लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। इसलिए अपने प्लान के हिसाब से ट्रैक पर बने रहें। एक बार जब आपको डेडलाइन पूरी करने की सेटिस्फैक्शन मिल जाती है तो आधी लड़ाई अपने आप ही जीत ली जाती है। एक इंसान दूसरों को तो धोखा दे सकता है लेकिन खुद को नहीं। सुबह नहाने के बाद ऐसा स्टूडेंट शीशे में दिखता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं आज की डेडलाइन पूरी कर सकूं। और वो हर रोज ये प्रेयर करते हैं। ऐसा स्टूडेंट जानता है कि वो भले ही छोटे छोटे कदम उठाए, लेकिन जब वो एक ही दिशा में लगातार काम करता रहेगा तो भले ही थोड़ी देर हो जाए, वो एंड में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। अगर सक्सेसफुल स्टूडेंट डेडलाइन को पूरा करने में फेल हो जाता है तो वो खुद से सवाल पूछता है, क्या गलत हुआ, चीजें कहाँ गलत हुई, चीजें गलत कैसे हुई, और इन सवालों का जवाब ढूंढने के बाद वो एक नया प्लान तैयार करता है और खुद को मोटिवेट करते हुए बताता है, मैं इस बार 0 से शुरुआत नहीं करूंगा, इस बार मैं एक्सपीरियंस से शुरुआत करने जा रहा हूँ। एक और बात है जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो है फिजूल की चीजों को ना कहना। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको क्रीमी पेस्ट्री का एक पीस ऑफर करूं तो क्या आप इसे खाएंगे? शायद हाँ, आप पहला पीस खा लेंगे। अगर मैं इसका दूसरा पीस दूं तो आप वो भी खाएंगे। अगर मैं इसके तीसरे पीस को खाने के लिए दूं तो क्या होगा? हो सकता है मेरे कहने पर आप इस क्रीमी पेस्ट्री का थोड़ा सा हिस्सा अब भी खा लेंगे, लेकिन जैसे ही मैं आपको चौथा पीस ऑफर करूंगा आप तुरंत मना कर देंगे। फेल होने वाले स्टूडेंट इसी तरह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कोई चीज उनके कीमती टाइम को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी वो उसे करते हैं। जबकि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स उन चीजों को ना कहने की आदत बना लेते हैं जो लंबे टाइम में उनके पढ़ने के फोकस और कमिटमेंट को कम कर सकते हैं। अगर कोई रिलेटिव ये कमेंट करता है कि तुम पूरा दिन तो पढ़ते ही रहते हो, तो वो ऐसी बातों के लिए बहरे बन जाते हैं। इसी तरह आप भी कीजिए। अगर कोई कहता है कि जब से आपने पढ़ना शुरू किया है तब से आपका माइंडसेट और बातचीत करने का तरीका काफी बदल गया है, तो फिर से बहरे हो जाइए। दरअसल ऐसी कोई भी चीज अपने कानों तक ना पहुंचने दे जो आपको आपकी डेडलाइन से दूर ले जाए, और फिर डेडलाइन पूरी होने का जादू देखें। आप खुद को लगभग हर काम को उसकी डेडलाइन के साथ पूरा करते हुए पाएंगे और हमारी तरह टॉपर बन सकेंगे। अब अपने आप को संडे गिफ्ट करने के बारे में बात करते हैं। अपने आप को हर संडे का ब्रेक गिफ्ट में दें। अगर आप लगातार 7 दिनों तक काम करते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप इस तरह अपनी बॉडी और माइंड का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, शायद आपको इसका एहसास नहीं होता, लेकिन रियलिटी में इससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों अपनी फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दें, क्या आपके घर पर कोई ऐसा टूल है जिसका यूज आपकी मम्मी या पापा करते हैं? जैसे थर्मामीटर, आपने देखा होगा जब उस पर लाल बत्ती जलती है तभी आपके पेरेंट्स उसे आराम देने के लिए चार्जिंग पर लगा देते हैं। इसी तरह संडे आपके लिए है ताकि आप अपने आप को फ्रेश कर सकें। तो संडे की सुबह सबसे पहले जल्दी उठें और सुबह 8 बजे से कोई काम ना करें, ना पढ़ाई, ना टीवी, ना मोबाइल स्क्रीन, बस घर में रहें, सोए नहीं जागते रहें, बुक की शेल्फ को ऑर्गेनाइज ना करें और पुराने नोट्स का रिवाइज करने ना बैठ जाएं। मतलब किसी ऐसे काम को ना करें जो पूरे हफ्ते के रूटीन में शामिल होता है। यकीन मानिए दोपहर 2 बजे तक आपका दिमाग ऐसी किसी एक्टिविटी को करने के लिए मचलने लगेगा और यही वो टाइम है जब आपको लगने लगेगा कि कब मंडे आएगा और आप पढ़ाई में फिर से लग सकेंगे। लेकिन जब आप अपने संडे को एंजॉय करेंगे तो जब उसके बाद मंडे आएगा तो इस बार आप फील करेंगे कि आपका मंडे पहले वाले मंडे से अलग होगा। इस मंडे आप कुछ अलग फील कर रहे होंगे। इस मंडे कुछ खास ना करें, बस मंडे की सुबह अपने अंदर की फीलिंग को महसूस करें। अब मंडे से सैटरडे शाम तक अपने स्टडी पैटर्न को देखें और पढ़ाई शुरू कर दें। इस बार जैसे जैसे सैटरडे की शाम करीब आती है, अपने एक्साइटमेंट लेवल को देखें कि आप कितनी एक्साइटमेंट से संडे का इंतजार कर रही हैं। आपने देखा होगा कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, चाहे वो कितना भी बड़ा स्पेशलिस्ट क्यों ना हो, संडे के सेकंड हाफ में हॉस्पिटल में राउंड पर नहीं जाता या अपने पर्सनल क्लिनिक में नहीं बैठता, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो। वो संडे शाम को काम नहीं करता, ऐसा इसलिए ताकि वो कुछ एंजॉयमेंट करके फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम बिताकर खुद को अगले हफ्ते के लिए रिफ्रेश कर सके। अब ये जानते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या सब तैयारी करनी है। एग्जाम से एक रात पहले अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं, एग्जाम रूम में दूसरे स्टूडेंट के साथ जा रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते टाइम अपने आसपास के शोर को सुनने की कोशिश करें। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी सीट ढूंढ रहे हैं और उस पर बैठ रहे हैं। आपको आंसर शीट दे दी गई है। खाली आंसर शीट पर आपने अपना नाम और रोल नंबर लिखा है।
क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चंस को देखकर आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हैं और आप खुशी खुशी उन्हें कर रहे हैं। अपने आप को शांति के साथ एग्जाम देते हुए इमेजिन करें और ये याद दिलाएं कि लड़ाई सिर्फ इस बारे में नहीं है कि इस टाइम मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, ये इस बारे में भी है कि मैं इसे कितनी अच्छी तरह से याद रखता हूँ। इमेजिन करें कि आप आंसर शीट लेकर बैठे हैं और खुद को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये समझा रहे हैं कि अब और नॉलेज की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, ये टाइम उसे याद करके लिखने का है। ग्रेड सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करते कि आपने क्या सीखा, बल्कि इस पर भी डिपेंड होते हैं कि आप इसे कितनी अच्छी तरह से याद रखते हैं और इफेक्टिवली आंसर शीट पर लिखते हैं। इसलिए खुद को हर क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से लिखते हुए इमेजिन करें। इमेजिन करें कि आप किसी सवाल पर अटके हुए हैं और अपने आप से कह रहे हैं, इस सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसका असर अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ने दूंगा। मुझे अभी जो आते हैं पहले मैं वो करूंगा, फिर इस पर आऊंगा। इमेजिन करें कि भले ही आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी पेशेंस के साथ जो आते हैं उन्हें अच्छी तरह से करने पर आप अपना बेस्ट दें। इसलिए आपके पास जो भी नॉलेज है उसे समझदारी से यूज करें और उसे आंसर शीट पर लिखें। इमेजिन करें कि आप एग्जाम रूम में पीस ऑफ माइंड के साथ अपने पेपर को कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शांत मन से चीजों को याद करना बहुत आसान हो जाता है। ये कहने की बजाय कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये कहकर खुद को मोटिवेट करें, मैं अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकता हूँ। ये डीप विजुअलाइजेशन अगले दिन एग्जाम हॉल के अंदर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। विजुअलाइजेशन एक वैक्सीन की तरह है जो आपके अंदर लड़ने की स्किल को मजबूत करती है और एग्जाम हॉल के अंदर आपके दिल की धड़कन को कंट्रोल में बनाए रखती है, क्योंकि एक दिन पहले आप अपने विजुअलाइजेशन के दौरान उससे गुजर चुके हैं। इसलिए अगले दिन एग्जाम की मुश्किल कंडीशन भी आपको फेमिलियर लगेंगी और उन्हें पार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए विजुअलाइजेशन करें और विजुअलाइजेशन करने के बाद सो जाएं। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी इंग्रेडिएंट बुक की समरी। आइए हमने जो कुछ भी अब तक सीखा है उसे वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करना याद रहे। मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए पढ़ते टाइम फोन को एयरप्लेन मोड में डाल दें। अगर किसी इशू की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं जिस वजह से आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो थोड़ा जिम्मेदार इंसान की तरह मीठी आवाज में पूरी मैच्योरिटी के साथ अपनी फैमिली से एक दोस्त की तरह बात करें। एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ें, अपने आप को डेडलाइन दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। हफ्ते के 6 दिन पढ़ाई करने के बाद खुद को रिफ्रेश करने के लिए खुद को संडे की छुट्टी गिफ्ट करें। एग्जाम से एक दिन पहले उसकी तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन करें कि एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी और आप इस बुक को और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप उसको खरीदकर डिटेल में पढ़ सकें और भी बारीकियां डिटेल में जान सकें। तो जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।